चलिए, okay, so very wonderful good evening to each and everyone, those who have joined my today's session. Now I am going to start today's session, and in this session we are going to talk about the ode on west wind. Am I perfectly audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very fine. चलिए, देखिए हम लोगों ने इसके विषय में जो बेसिक जानकारी थी वो हम लोगों ने देख लिया था। मेरा माइक जो है साउंड हो रहा है। सर आपकी आवाज इको कर रही है सर। नहीं, वो अदर लोग जो है माइक प्लीज ऑफ कर लें, इसलिए आवाज इको नहीं करेगी। प्लीज म्यूट योर माइक। ओके फाइन। तो मैं बात कर रहा था, हम लोग जब पीवी शैली की बायो को देख रहे थे उस दिन हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया भी था ओ टू वेस्ट विंड को लेके। तो यहाँ पर एक बार फिर से उन बेसिक चीजों को दोहरा लेते हैं ताकि जब हम लोग शुरू करें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो कुछ बेसिक चीजें हैं उनको जानना अति आवश्यक है। देखिए, मैंने बोला था कि जो हमारा ओ टू वेस्ट विंड है बेसिकली क्या है कि ये टार्जा राइम में लिखा हुआ है। टार्जा राइम में ये लिखा हुआ है। अब टार्जा राइम क्या होता है तो आपको पता है कि देखिए ये टर्सेट में लिखा होगा। टर्सेट का मतलब आप समझ लिए तीन तीन लाइनें होंगी, कह सकते हैं ये टर्सेट में होगा। और इंटरलॉकिंग जो हैगा वो थ्री राइमिंग होगी। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो पहले ए आया फिर बी आएगा फिर से ए आएगा, तो यहाँ पर बी जो है वो इंटरलॉक हो रहा है। तो इस तरीके से ये बदलता रहेगा, समझ रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ऊपर दे रखा है पहला सेक्शन, तो हम लोगों को ये भी मालूम है कि ओ टू वेस्ट विंड में कुल मिला के 5 सेक्शंस हैं। 5 पार्ट बोल सकते हो, 5 कैंटोज बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो 5 सेक्शंस हैं हमारे यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात ये है कि हर एक सेक्शन में 14 लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं? 14 लाइंस हैं। हो सकता है कि हमारा एक्सपर्ट है वो यहीं से क्वेश्चन बना ले कि भैया ये बताइए कि तो सेक्शन अगर पूछ लिया तब तो ठीक है, 5 सेक्शन से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि हाउ मैनी लाइंस आर देयर इन अ वन सेक्शन, तो आपको वहां पर लगाना है 14 लाइंस है। हाउ मैनी लाइंस आर देयर इन अ वन सेक्शन? 14 lines. 14 लाइंस। यस, वेरी गुड। अब उसके बाद में इसकी खास बात क्या है कि 3 into 4 आप समझ लीजिए, 4 3 लाइन के रहेंगे। उसके बाद में एक एंड में एक राइमिंग कपलेट आएगा जिसका राइमिंग स्कीम रहेगा ई ई। अभी कुछ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ, आप वहां पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन जो है हमारा एक्सपर्ट बना ले। तो ये चीजें जो है आपको जाननी अति आवश्यक है। तो ये तो रहा पहला पॉइंट। अब जैसे मान लो हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले, इस तरीके से बना दे। दादी वह जी एक बताइए बार बाय किसके लिए? चुन मैं बोल रहा हूँ इस पूरी पोएम में 5 सेक्शंस हैं। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 5 सेक्शंस आर देयर। और हर एक सेक्शन में 14 लाइंस है। मतलब 3 लाइन के 4 स्टेंजास होंगे और एंड में एक कपलेट होगा जिसका राइमिंग गिरेगा ई ई लास्ट में। ठीक, ये आपको याद रखना। तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से बना देता है, बताओ हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन अ सिंगल कैंटो पार्ट और अ सेक्शन, देन आवर आंसर विल बी 14। ठीक है। तो अब अगर टोटल लाइन पूछ ले रहा है तो 14 यानी कि 14 इंटू 5, 14 इंटू 5 इज इक्वल टू कितनी टोटल लाइन हो जाएंगी इसमें? 70 लाइन्स हो जाएंगी 70 टोटल। 70 lines.
जाएंगे इसमें टोटल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक चीज और समझ लेते हैं कि इसमें जो टोटल कैंटूस हम लोग देख लिया, टोटल लाइंस देख ली। तो अब आप यहाँ से देखिए, देखिए तीन ये जो है आपके सामने दिख रहा है, ये ये 3 हो गई आपकी, ये 3 हो गई, तो 2 हो गए, ठीक है। फिर देखिए 3 हो गया और 4 हो गया, और लास्ट में ये आपका जो कपलेट दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो है वो कपलेट है, ठीक। तो इस तरीके से 4 3 इंटू 4 करके आपका टर्सेट रहेगा, और लास्ट में एक रैमिंग कपलेट रहेगा। अब इसकी आपको थीम समझ लेनी है कि इसकी थीम क्या हो सकती है, व्हाट मे बी थीम। क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है एक्सपर्ट हमारा, तो हर एक बेसिक चीज को भी आपको समझना है और अच्छे से समझना है। तो क्या समझना है, थीम इसका है, पहला तो आप नोट कर लीजिए, पहले तो इसकी जो थीम है वो है पावर। क्या थीम है इसकी, पावर इसकी थीम है। और पावर नहीं दे रखा है तो आपको इस तरीके से देगा, ह्यूमन लिमिटेशन एंड नेचर, ठीक है। ह्यूमन लिमिटेशन एंड नेचर, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर, हो जाएगा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन लिमिटेशन, सॉरी ह्यूमन लिमिटेशन। इतनी बात समझ में आई आपको? सर ह्यूमन फिर आगे ह्यूमन यस और नो? सर एक सर बार और। ह्यूमन के बाद आपने क्या कहा था ह्यूमन क्या बोल रहे हैं आप लोग? सर ह्यूमन सर थीम एक बार बता दीजिए। नेचर, क्लियर? लिमिटेशन है सर। हाँ, लिमिटेशन। ठीक। ठीक है, अभी ये लोग आ रहे हैं, अब ज्वाइन कर रहे हैं ये। चलिए, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा, अनूप सर जो हैं उन्हें कुछ समस्या हो रही है, एक मिनट थोड़ा रुक जाइए थोड़ा सा। ओके सर। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे ओ टू वेस्ट विंड की। मैंने बोला था टोटल जो भैया इसमें याद रखना है आपको कुल मिला के, इसमें जो है 14 लाइंस रहेंगी हर एक सेक्शन में, और ये 3 इंटू 4 यानी कि एक जो आपका सेक्शन रहेगा या एक पार्ट जो रहेगा या आप कैंटो बोल सकते हैं, उसमें 4 जो होंगे वो टर्सेट होंगे, ठीक है। और एंड में एक आएगा आपका कपलेट, तो टोटल लाइन आपकी हो जाएंगी एक में 14। तो ऐसे 5 आपके हैं, अगर 14 इंटू 5 आप करेंगे तो आपके पास टोटल लाइंस जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 70। ये मैंने आपको भी बेसिक बताया था। उसके बाद में आपको और समझना है कि इसका राइमिंग इसकी मैंने आपको पहले बता दिया था। और एक बात याद रखिए, टार्जा राइम के विषय में पूछ सकता है एग्जामिनर हमारा कि टार्जा राइम क्या, तो इंटरलॉकिंग जरूर लिखा होगा, टर्सेट तो आएगा लेकिन इंटरलॉकिंग रहेगा। इंटरलॉकिंग का मतलब जैसे मैंने बोला ए बी ए, अब यहाँ पर बी जो है वो लॉक हो गया, फिर क्या आएगा बी सी बी, तो सी यहाँ पर लॉक हो गया, समझ रहे हैं। फिर डी ई डी, तो ये इस तरीके से होता रहेगा आपका, ये चीज जो है आपको ध्यान देनी है, ठीक। तो टर्सेट अगर पूछा जाए तो इंटरलॉकिंग जरूर लिखा होगा, ठीक। 3 लाइन जो रहेगा राइमिंग स्कीम रहेगा, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको थीम बोला है इसका, तो थीम आपका है, वो थीम आपका है पावर। पावर जो है ह्यूमन लिमिटेशन, ठीक है, ह्यूमन लिमिटेशन है आपका। और उसके बाद में
एंड नेचर, ये आपको ध्यान देना है, ठीक। ये रही बात एक। उसके बाद में ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब उसके बाद मैं आपको पहले बताया था कि इसको लिखा गया था 1819 में, पब्लिश होता है 20 में, यानी कि 1820 में ये पब्लिश होता है, ठीक। और जब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाऊंगा आपको और सारी चीजों के विषय में पता चलता जाएगा। तो कृपया करके अपना पेन पेंसिल पास में रखिएगा। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? यस सर। जी सर। सर ठीक है। जी सर। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही हमें। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझे। नहीं आप दिखाई जाइए, दे रही। यहाँ पर कुमार संजू लिखा होगा उस पर क्लिक कीजिए, आ जाएगा। दिखा कि नहीं दिखा? अभी दिखा मैम? नहीं सर, केवल आपका नाम दिख रहा है सर स्क्रीन पे। अभी स्क्रीन पे कुछ मुझे शो नहीं हो रहा। अभी शो हुआ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? और आप में से किसी को कोई समस्या है नो स्क्रीन सर। वाली? नो सर, क्लियर सर। सर मुझे हाँ सर। चलिए सर अब तो सब दिख रहा है। हाँ, अब आप आराम से सुनिए और समझिए चीजों को, ठीक। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं पहला हम लोग सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। पहले सेक्शन में देखिए सीधे डायरेक्टली मैं बोला हूं कि जब हम लोग इसकी बेस में पढ़ रहे थे हमने कहा था कि अर्थ को, एयर को और ओशन को पहले 3 सेक्शंस में ये एड्रेस करेगा। लास्टली ये सीधे एयर से जो है यानी कि वेस्ट विंड से डायरेक्टली ये अपने रिलेशन को एस्टेब्लिश करेगा, कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। तो लास्ट के 2 सेक्शंस में ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा विंड के साथ में, वेस्ट विंड के साथ में। तो चलिए समझते हैं कि पहले स्टेंजा में क्या बात कही गई है। तो यहाँ पोएट जो है बोल रहा है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स विंग्स। वेस्ट विंड को यहाँ पर आप इस तरीके से लगेगा कि इसको पर्सोनिफाइड किया गया है और डायरेक्टली ये कह रहा है कि ओ वेस्ट विंड, ठीक है। दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स विंग। ओ वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब आप जानते हैं कि जो पछुआ हवाएं काफी तेज चलती हैं, इसलिए उसको यहाँ पर टर्म दिया है वाइल्ड, ठीक है, एकदम मतलब अनकंट्रोल्ड, ठीक। तो बोला है ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स विंग, कि तुम जो हो ब्रीथ हो, किसकी ब्रीथ हो? ऑटम की। तो यहाँ पर देखिए पोएट ने बोला है ये ब्रीथ है किसकी? ऑटम की। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, पूछेगा एक्सपर्ट हमारा कि बताइए whose breath has been called by the poet in the poem Ode to West Wind। किसकी ब्रीथ को बोला गया है? तो आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा समर का ब्रीथ है, स्प्रिंग का ब्रीथ है, ऑटम का ब्रीथ है, ठीक। तो हमारा वहां पर आंसर क्या होगा? क्या होगा? ऑटम। ऑटम। यस, वेरी गुड, हमारा आंसर होगा वहां पर ऑटम, ठीक। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो बोल रहा है कि दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक अ घोस्ट फ्रॉम एन्चेंटर्स प्लेइंग। अब यहाँ पर आप समझिए इसकी जो प्रेजेंस है वो कैसी बताई गई है? अनसीन है। बेसिकली विंड हो या फिर कह सकते हैं जो आवश्यक चीजें होती है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इनको हम लोग फील कर सकते हैं। तो चूंकि पोएट ने बोला है कि जो वेस्ट विंड है इसकी प्रेजेंस जो है वो अनसीन है, लेकिन फिर भी हम इसको देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं? तो दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, प्रेजेंस मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन महसूस कर सकते हैं। कैसे? द लीव्स डेड, जो लीव्स डेड का मतलब आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए और बोलिए डेड लीव्स। जो डेड लीव्स हैं आर ड्राइवन, उनको लेके जाया जाता है। मतलब जब तुम डेड लीव्स को अपने साथ में लेके जाती हो, कैसे? तो पोएट बोल रहा है यहाँ पर लाइक अ घोस्ट, जैसे कि ये घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर्स फ्लीइंग। अब यहाँ पर 2 शब्दों को समझिएगा, हर एक समझ लीजिए पोएम की हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये बिल्कुल आप श्योर समझ लीजिए कि यहाँ से हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो अब देखिए पोएट यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। वैसे इंचेंटर का मतलब आप समझ लीजिए जादूगर होता है, मैजिशियन होता है, ठीक। और फ्लिंग का मतलब होता है भगाने वाला, मतलब किसी को भगा दे। तो अब यहाँ पर क्या पोएट कहना चाह रहा है? पोएट ये कहना चाह रहा है देखो जिस तरीके से एक इंचेंटर, कोई मैजिशियन है ना, जैसे ही वो आता है तो घोस्ट जिस तरीके से उसको देखकर भागने लगती हैं, उसी तरीके से वेस्ट विंड
जब तुम चलती हो तो तुम्हारे साथ में ये जो लीव्स है, और लीव्स कैसी, वो भी डेड लीव्स, उनको भी तुम ड्राइवन करके लेके जाती हो। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई? यस और नो, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. सर अब आपको यहाँ पर एक चीज और समझ लेनी है कि हाउ द पोएट मेक्स कंपैरिजन ऑफ वेस्ट विंड इन द फर्स्ट सेक्शन और अ पार्ट ऑफ वेस्ट विंड, किस तरीके से उसकी कंपैरिजन करता है, किससे करता है। तो आपको याद रहना है, याद रखना है, यहाँ पर उसका कंपैरिजन किया गया है इंचेंटर के साथ में, वेस्ट विंड को इंचेंटर के साथ में कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही इंचेंटर की तरह है, जिस तरीके से इंचेंटर के आ जाने से भूत भाग जाते हैं, उसी तरीके से जब वेस्ट विंड चलती है सारे डेड लीव्स जो है उड़ जाती है। ठीक है, तो ये था पहले 3 लाइंस का मतलब। अब आगे बढ़ते हम लोग, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। एल ब्लेड एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्राइक इन मल्टीट्यूड्स। तो यहाँ पर कई बार पूछा गया है ये पेस्टिलेंस स्ट्राइक इन मल्टीट्यूड्स बेसिकली है क्या बवाल ये। तो इसको समझने के लिए आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वहां पर ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आपसे पूछेगा कि बताओ पेस्टिलेंस का मतलब क्या है, व्हाट मे बी द सिनोनिम्स ऑफ पेस्टिलेंस इन दीज लाइंस, ऐसे ही पूछ सकता है। तो पेस्टिलेंस का मतलब बेसिकली होता है महामारी। ठीक है, आपको दे दे पेंडेमिक, अगर ऑप्शन में हो तो पेंडेमिक, वो भी आंसर सही आपका होगा। पहली बात तो लिख लीजिए आप। मल्टीट्यूड्स का मतलब होता है वेरी लार्ज नंबर, इसका भी आपसे सिनोनिम पूछ सकता है एक्सपर्ट हमारे एग्जाम में। तो मल्टीट्यूड्स का आप लिख लीजिए अ लार्ज नंबर। पेस्टिलेंस का मतलब आप नोट करके रखिए, होता है महामारी यानी कि पेंडेमिक, आप नोट कर सकते हैं। तो अच्छा, इन सब चीजों को कहने का मतलब क्या हुआ पोएट का? तो पोएट ये कह रहा है कि देखो, जैसे मान लो कोई ये लीव है, कोई ये लीव्स है, कैसी हो गई है, ये येलो हो गई है, कुछ काला काला सा भी हो गया है, कुछ पेल हो गए हैं पत्ते जो हैं, और कहीं कहीं पर कुछ लाल वगैरह से धब्बे से दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपने देखा हुआ लीव्स को, बेसिकली जब लीव्स जो डेड होने वाली होती है तो उनका कलर थोड़ा सा रेड हो जाता है, येलो हो जाता है, और कहीं कहीं पर ब्लैक ब्लैक सा भी लगने लगता है। तो वो पत्ती देखने से ऐसा लगता है कि इनमें काफी लंबी मात्रा में, कह सकते हैं जो पत्तियां पर दिख रही हो, ये ऐसा लग रहा हो कि इनको किसी महामारी ने स्ट्राइक कर दिया हो, है ना। ऐसा लग रहा हो कि ये बीमार सी हो, पत्तियां थोड़ी नहीं बीमार होंगी। बेसिकली क्या है, ऐसा लग रहा हो कि इसमें मतलब कोई बैक्टीरिया वगैरह कोई लग गई हो, जिसके कारण इसमें सड़न सी पैदा हो गई है। ठीक, बात समझ में आई? तो ऐसी पत्तियों का क्या होता है, क्यों ऐसा पोएट बोल रहा है, तो अब आपको आगे की लाइन में समझ में आएगा। तो इन सब डेड लीव्स के विषय में, और वो डेड लीफ कहती है वो पेस्टिलेंस स्ट्राइकन है, मतलब ऐसा लग रहा है उन पर किसी महामारी ने अटैक कर दिया हो, इसलिए इनका कलर पीला सा, येलो सा, ब्लैक सा और रेड सा हो गया है। ठीक, तो ये चीज रही। अब आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि बताइए which type of color was not used, right, to refer the dead leaves like a pestilence striken। कौन सा कलर मेंशन नहीं किया गया है जो पेस्टिलेंस स्ट्राइकन हो? तो आपको ऑप्शन में दे देगा, भाई बताओ पेल है, ब्लैक है ब्लू दे देगा आपको, इस तरीके से दे देगा। तो आपको याद रखना है पहले येलो है, फिर ब्लैक है, फिर पेल है और फिर रेड है। गॉट इट और नॉट? एक एक चीज का मतलब समझिए, कहीं से क्वेश्चन बना सकता है एक्सपर्ट। अंडरस्टैंड और नॉट? जी सर। यस सर। जी सर। ओके फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे पोइट यहाँ इस लाइन में कह रहा है तो जो इस तरीके की पत्तियां हैं तो फिर क्या होता है इन पत्तियों का? तो देखिए, ओ दाउ हु चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। अब यहाँ पर डार्क विंट्री बेड का मतलब समझ लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि ओ दाउ, अरे तुम, हु माने जो, चैरियोटेस्ट का मतलब जैसे कोई राजा महाराजा समझ लीजिए, पहले रथ पर सवार होके आते हैं। ठीक, तो उसी तरीके से तुम भी रथ पे सवार होके आती हो। अच्छा, रथ पे सवार होके मतलब अब वेस्टमिन कभी थोड़ी ना रथ पे सवार होके आई, मतलब जस्ट लाइक इमेजिन किया है पोएट ने। ऐसा लग रहा है कि तुम जब रथ पे, चैरियट पे अपने सवार होके आती हो तो क्या करती हो? टू देयर, देयर यहाँ पर लगाया गया है इन पत्तियों के लिए। तो इन पत्तियों को क्या करती हूँ, इनके डार्क विंट्री बेड, विंट्री बेड लगाया, ये भी याद रखिएगा, विंटर वाले बेड में। अभी हम आपको बताऊंगा कि विंट्री बेड का मतलब क्या है। तो ये जो पत्तियां हैं, इनका जो डार्क विंट्री बेड है उसमें आप इनको जो है लेके चली जाती हो। अब डार्क विंट्री बेड का मतलब सपोज कीजिए, मान लो कोई ऐसी लैंड रही होगी जंगल में, तो वहां पर गड्ढे उड्ढे वगैरह होंगे, तो जब हवा तेज चलती है तो क्या होगा, हवा के साथ में वो बहकर उस गड्ढे में आकर गैदर्ड हो जाती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस और नो? यस सर, यस।
हाँ, Yes, जो sir. वो है। हाँ, अब देखिए वही बात डार्क विंटर की बोला क्योंकि उसके बाद में ही तो भाई पतझड़ आना शुरू होता है, समझ रहे हैं, उसी समय का रहा होगा, इसीलिए विंट्री बेड बोल दिया। ये पत्तियां जो है अपने विंट्री बेड में जाकर पहुंच जाती हैं। अब जब जमीन में कहीं गड्ढा वगैरह डिच वगैरह होगा, वहां पर ये सब गैदर्ड हो जाएंगे, तब क्या होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है। अब आप समझिए अगली 3 लाइन्स का मतलब। द विंग्ड सीड where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until died azure sister of the spring shall bloom। अब आप समझिए ये जो डेड लीव्स, जो पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स, जो डेड लीव्स है जिनका कलर येलो ब्लैक पेल और रेड हो गया है, ये अपने बेड में कब तक पड़ी रहती है, उस डार्क विंट्री बेड में कब तक पड़ी रहती है, तो कब तक समझिए। द विंग्ड शीड वेयर दे लाई, वहां पर से जो सीड जो है उनके पंख निकलने लगते हैं। अब सीड के पंख थोड़ी ना निकलने लगेंगे, मतलब जिसको हम लोग अपनी देसी भाषा में बोलते हैं अंकुर फूटना, तो उसमें क्या होता है धीरे 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 अंकुर फूटने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम लोग जो भी गार्बेज है, जो भी चीजें हम लोग एक जगह पर डाल देते हैं जाके, वहां पर क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग आम की गुठली वगैरह फेंक देते तो वहां से फिर आम का पौधा निकलना स्टार्ट हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. है ना? तो इन द सेम वे, तो जब ये डेड लीव्स उस अपने डार्क विंटर बेड में पड़ी होती तो धीरे धीरे ये स्प्राउट करना शुरू कर देती है। और कब तक ये स्प्राउट नहीं करेंगी, जब तक वेयर माने जहां पर दे मने हुए लाई पड़ी रहती है कोल्ड एंड लो, बहुत कोल्ड पड़ी रहती है, और लो मतलब बिल्कुल निम्न स्तर पर पड़ी रहती है। कब तक, नीचे समझ में आएगा, नीचे वाली लाइन में कब तक और किस तरीके से पड़ी रहती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर उन लीव्स को बोला है ये कब तक पड़ी रहती हैं, ठीक है, उस गड्ढे में या अपने विंटी बेड में, और कैसे पड़ी रहती हैं, तो ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, बिल्कुल ये वैसे ही पड़ी रहती है जैसे कि कोई ग्रेव जो है ना, उसमें कोई डेड बॉडी पड़ी रहती हो, बिल्कुल ये भी उसी के समान हर एक डेड लीव्स अपने विंट्री बेड में पड़ी रहती हैं। अंटिल माने जब तक, डाइन माने योर्स एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लू, अरे कब तक पड़ी रहती, जब तक कि इनकी सिस्टर कौन सी, तो याद रखिएगा एजोर सिस्टर बोला है, स्प्रिंग जो है वेस्ट विंड की सिस्टर किसको बोला है, स्प्रिंग, ठीक है, ये याद रखिए। तो जब तक स्प्रिंग नहीं चलने लगती तब तक ये सारी की सारी डेड लीव्स उस विंट्री बेड में एकदम लाइक डेड बॉडी, एक डेड बॉडी की तरह वहां पड़ी रहती है। और सर एज्यूर का मीनिंग क्या होगा? अरे एजोर सिस्टम, हम स्प्रिंग के समय में चलने वाली हवा, वो एजोर बोला उसको, ठीक है। एजोर का मतलब होता है हवा जो स्प्रिंग सीजन में चलती है, जी जी ठीक है? सर, ठीक है। हाँ, तो वो याद रखिए। तो जब स्प्रिंग सीजन में, जब स्प्रिंग सीजन आएगी, तो जब तक स्प्रिंग सीजन आएगी तब जाके ये जो पड़े हुए हैं सीड्स वगैरह कह सकती है, डेड लीफ जो पड़ी हुई हैं, तब जाके ये स्प्राउट करना स्टार्ट करेंगे, वरना तब तक ये डेड बॉडी की जैसे अपने ग्रेप्स में पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 2 तरीके से बनेगा। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ लेगा, बताओ भैया एजोर सिस्टर कौन है, समझ रहे हैं? तो आपको याद रखना है कि स्प्रिंग जो है वो वेस्ट विंड की एजोर सिस्टर, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा है हाउ दीज, ठीक है, हाउ दीज डेड लीव्स will lie in their wintry bed, किस तरीके से पोएट यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा है कि अपने विंट्री बेड में ये लाई करेंगी, तो आपका आंसर वहां पर क्या होगा, Like the corpse Like a in the grave. corpse Like with corpse a corpse. वेरी गुड, in the grave. हाँ बस याद रखिए ये चीज। और विंट्री बेड का मतलब आप लगा सकते हैं यहाँ पर ग्रेव से, या फिर कोई अगर डिग दे रखा है, गड्ढा वगैरह दे रखा है ऑप्शन में, तो वो वाला आंसर सही हुआ, ठीक। विंट्री बेड किसके लिए बोला है, डेड लीव्स का विंट्री बेड, ना कि वेस्ट विंड का, ठीक। इन चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो आई होप इन लाइंस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फाइन। Yes सर sir. ये सर Yes, sir. यस, हेलो सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए ये प्लीज। लीव्स के लिए यूज किया है ना कॉप्स? हाँ मैम, लीव्स के लिए बिल्कुल, लीव्स भी वैसी पड़ी रहती है जैसे कि कोई डेड बॉडी पड़ी रहती है ग्रेव में, बिल्कुल इन द सेम वे लीव्स आर आल्सो लाइज देयर ओके, थैंक यू सर। इन देयर विंट्री बेड्स, है ना, एट द कॉप्स आर लाइज इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रेव्स। अब आगे समझिए, अब इन 3 लाइन्स का मतलब समझिए। सर प्लीज 2 लाइन रिपीट कर दीजिए लास्ट वाले। प्लीज म्यूट योर माइक। मैम एक बार में सुन लिया कीजिए, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि द विंग्ड सीड,
अब जो सीड्स जो हैं उनके बिंग निकल आते हैं। कब निकलते हैं तो आपको सब लास्ट में समझ आएगा कि कब उनके जो है पंख बन जाते हैं। पंख नहीं मतलब कब वो स्प्राउट करने लगते हैं। तो वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, वो पड़े रहते हैं कोल्ड और लो, बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह। जैसे तरीके से डेड बॉडीज अपने ग्रेव में पड़ी रहती हैं लाई एंड कोल्ड, उसी तरीके से ये जो डेड लीव्स हैं ये भी अपने विंटर बेड में पड़ी रहती है जब तक कि विंटर जो हमारी वेस्ट विंड है इसकी एजोर सिस्टर जो कि स्प्रिंग में है, ठीक है, स्प्रिंग है, वो जब तक चलना स्टार्ट नहीं कर देती है तब तक ये जो डेड लीव्स है या फिर और भी कोई सीड्स वगैरह रहे होंगे वो स्प्राउट नहीं करते हैं। ठीक है, तब तक ये ऐसे ही लाई करे रहते हैं ग्रेव में जैसे कि कोई डेड बॉडी ग्रेव में पड़ी रही हो। बात क्लियर है? जी क्लियर? चलो Yes, sir. वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है कि हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। अब जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगी इसकी एजो सिस्टर, तो क्लैरियन का मतलब आप जानते हैं वैसे तो भोंपू होता है, तो ये भोंपू बजाने लगेगा कहाँ पर? जैसे ड्रीमिंग अर्थ का मतलब क्या है? अब अर्थ थोड़ी ना सपना देखेगी, मतलब ये हुआ कि जैसे ड्रीम में अभी People. कुछ भी स्प्राउट नहीं हो रहा है, एक तरीके से स्लीपी मोड में है। तो जब जैसे ही स्प्रिंग सीजन आएगी सारी चीजें आप जानते हैं सब फूलने लगती हैं, फलने लगती हैं, है ना, नेचर नर्चर होने लगता है ऑटोमेटिकली। तो पहले जो ड्रीम कर रहा होता है अब क्या होने लगता है? फ्लोरिश होने लगता है। कब होने लगता है? जब ये अपना क्लेरियन बजाती है कहाँ? ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर। और तब क्या होगा? एंड फिल्स द ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक अ फ्लॉक टू फीड इन ईयर। तो क्या कर देती है? फील कर देती है आके पूरी अर्थ को। अब वहां पर क्या है कि जितने भी स्वीट बर्ड्स हैं वो क्या होने लगते हैं? फ्लोरिश होने लगते हैं। किस तरीके से? लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन ईयर। फ्लॉक का मतलब आप जानते हैं जैसे तो कोई झुंड वगैरह होता है ना, जैसे तो भेड़ों का झुंड होता है, तो यहाँ पर भेड़ों के झुंड से मतलब नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब होता है, कहने का मतलब ये है, कोई बता रहा है कि जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है और वो अपना क्लेरियन बजाती है इस ड्रीमिंग अर्थ के ऊपर। मतलब ड्रीमिंग अर्थ का मतलब कि उस समय तो ऑटम सीजन रहा होता है, उस समय तो हर चीज में पतझड़ ही हो जाता है, कुछ होता ही नहीं है। तो जैसे स्प्रिंग सीजन आएगी फिर से अर्थ जो हमारी वो फ्लोरिश होने स्टार्ट हो जाती है। और जो स्वीट बर्ड्स हैं they begin to turn right into blossom flowers। ठीक है, और ये फ्लावर जो क्या कहाँ फीड करने के? फीड इन ईयर। अब ये हवा में थोड़ी ना खाते हैं, फीड का मतलब होता है खाना खाना, हवा में थोड़ी, मतलब ये हवा में लहराने लगते हैं। बात समझ रहे हैं आप? Got it or not? हाँ। Yes, sir. एंड विद लिविंग ह्यूज, ह्यूज का मतलब यहाँ पर है कलर, एंड ओडोर प्लेन्स एंड हिल। और इसके बाद में क्या है? ये अपने कलर और अपने सुगंध को प्लेन्स एंड हिल्स के ऊपर फैलाने लगते हैं। कौन? फ्लावर्स। और ये कब होता है? when the earth begin to blossom, when the nature begin to blossom। कब? ऑटम में, स्प्रिंग में, समर में, विंटर में। कब होता है बताओ, बताइए जल्दी बताइए। सर स्प्रिंग में सर ब्लॉसम होते स्प्रिंग हैं। सीजन में, वेरी गुड। द अर्थ बिगन टू ब्लॉसम ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। ओके, तो अब ये जो कपलेट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ये, और क्या बनेगा मैं आपको बता दूं, उस चीज पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना ज्यादा है, प्रबल है। क्यों है? क्योंकि इस वाले कपलेट में पोएट ने वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर बोला है। तो पहले मैं आपको डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर का मतलब बता दूं ताकि आप इस राइमिंग कपलेट के मीन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक, तो आप पहले से क्वेश्चन ये बनेगा, भाई बताइए व्हाट द पोएट कॉल्ड वेस्ट विंड, क्या बोला है उसको? तो डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर दोनों उसको बोला है। पहला पॉइंट तो यही है। एंड व्हाई डिस्ट्रॉयर एंड व्हाई प्रिजर्वर? तो डिस्ट्रॉयर का मतलब ये हुआ कि आपको पता है when the leaves became dead and that west wind has a power to leave all the dead leaves into their wintry bed and from where they can once again sprout during the spring season। So in this way when the west wind driven out the dead leaves and lead them towards their wintry beds, and from then when they begin to sprout again during the spring season, then it acts like a preserver, while driven them then it acts like a destroyer। got it or not? मतलब कि जब सर एक बार सर प्रिजर्वर और एक बार हिंदी में समझ लीजिए,
अंग्रेजी को मारो गोली, हिंदी में समझो, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई जब ऑटम सीजन आता है, हवा जब चलती है वेस्ट विंड, तो जितनी भी पत्तियां बेचारी पेस्टिलेंस में जो है वो स्ट्राइकन होती हैं, कमजोर होती हैं, वो झड़ जाती हैं पेड़ों से। अब क्या होता है, फिर हवा जो है उसको वेस्ट विंड बहा के लाती है और कहीं गड्ढा वड्ढा कहीं होगा उसमें लाके जमा कर देती है। तो ये तो डिस्ट्रॉय हुई कि तुमने पेड़ से इन पत्तियों को झाड़ दिया, देन इट एक्ट्स लाइक अ डिस्ट्रॉयर। अब वही पत्तियां, वही बीज जो कहीं पर डिच में पड़ा हुआ है, जब स्प्रिंग सीजन आएगी ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये स्प्राउट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रिजर्वर हो गया, उनको सुरक्षित भी कर रहे हैं और उनको वेस्ट विंड डिस्ट्रॉय भी कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes जी or no? सर। जी अच्छे सर। से सर, अच्छे से Yes, sir. clear. तो यहाँ बोल रहा है वाइल्ड स्प्रिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, हर जगह तुम मूव कर रही हो, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर, हियर ओ हियर, सुनो ओ सुनो, ठीक। अब सेक्शन नंबर 2 पे हम लोग बढ़ रहे हैं, अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। ये काफी टफ है, समझने वाले के लिए भी समझाने वाले के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज का मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और अगर आप अभी नहीं समझ पाए तो कभी समझ भी नहीं पाओगे, ये भी समझ लो। अब दूसरे सेक्शन में बोल रहा है, अब पहले तो बात की ईयर की, अब हम लोग पहुंच रहे हैं कहां पर, मतलब क्लाउड वगैरह की तरफ। पहले अर्थ की बात की, अब एक तरीके से क्लाउड या फिर एयर की बात करेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग थर्ड सेक्शन में पहुंचेंगे ओशन की तरफ। इस वाले सेक्शन में हम लोग पहुंचने वाले हैं ईयर में, ईयर की बात करेंगे या फिर क्लाउड्स की बात करेंगे। तो दो ऑन हुज स्ट्रीम मिड स्टीप स्काइज कमोशन। अब आप समझिए इसका मतलब, पहले तो आप कमोशन का मतलब समझ लीजिए, स्टैंडर्ड वर्ड है, यहाँ से इसका मीनिंग सीधे पूछ सकता है, बताओ भैया इसका सिनोनिम क्या है, दे सकता है। तो आपको याद रखना है डिस्टरबेंस, याद रखिए इसका मतलब होता है डिस्टरबेंस, ठीक है। डिस्टरबेंस याद रखिए इसका मतलब होता है। तो दाऊ ऑन हुज स्ट्रीम, तुम जिसकी धारा पर, बेसिकली आप जानते हैं कि स्ट्रीम तो जल की धारा होती है, बट नॉट लाइक दैट, हवा की जो धारा बह उसके लिए यहाँ पर स्ट्रीम लगाया गया है। तो जब वेस्ट विंड बहुत तेजी से चलती है, तो जब उसकी धाराएं बहुत तेजी से बहती तो क्या हो जाता है, तो मिड द स्टीप स्काइज कमोशन, तो आकाश के मध्य में, ठीक है। वैसे स्टीप का मतलब समझ लीजिए झुक जाना होता है, तो आधा जो आकाश है वो समझ लीजिए झुक जा रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि आकाश में एक कमोशन समझ आ रहा है, मतलब हलचल सी होने लगती है। अब आकाश थोड़ी ना झुक जाएगा, ना झुका था, ना झुका है, ना झुकेगा, तो क्या फिर हो जाएगा, तो जो क्लाउड्स आपको वहां पर दिख रहे हैं आसमान में, वो उनमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, वो इधर उधर भागने लगेंगे। यस और नो, इतना बता दीजिए, हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। जी सर। पर जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज क्लाउड्स ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो जब वेस्ट विंड बहुत तेज चलती है तो इसकी स्ट्रीम के कारण क्या होता है कि स्काई में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। अब जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर समझिए, तो लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, तो जो ऊपर जो क्लाउड है ना, वो भी अर्थ की जिस तरीके से जो डिकेइंग जो डेड लीव्स है, जिस तरीके से वेस्ट विंड उनको बहा के लेके जाती है, उसी तरीके से ये जो आसमान में जो ये क्लाउड है वो भी कैसे लूज क्लाउड, इनको भी शेड करके लेके चली जाती, मतलब बहा के ले जाती। बात समझ रहे हैं आप? तो अभी जो मैं इसको ओवर करूंगा, आपको यहाँ पर भी ये भी ध्यान देना है कि कितनी बार सिमिलीज का प्रयोग किया गया है और किस किस के साथ में किया गया है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, उसको भी देखिएगा। अच्छा, ये लूज क्लाउड्स थे, तो ये कहां से, शुक फ्रॉम द टैंगल्ड वर्क ऑफ हेवन एंड ओशन। जो हेवन का मतलब जो आसमान की शाखाओं पर, वर्क का मतलब आसमान की जो शाखाएं हैं या फिर जो समुद्र की जो शाखाएं हैं। अब शाखा का मतलब ये नहीं कि पेड़ की जैसी कोई डाली बनी होगी, उसके ऊपर क्लाउड बैठा होगा, हवा चली तो उस डाली से झड़ गए और नीचे आ गए क्लाउड, बट नॉट लाइक दैट। कहने का मतलब समझिए, पोएट हमें ये बताना चाह रहा है कि जस्ट इमेजिन, इमेजरी देखिए कितनी बेहतरीन लगाया है पोएट हमारा। अब क्योंकि आप जानते हैं भैया इमेजिनेशन का तो काम ही था रोमांटिक एज में, तो वही है यहाँ पर। तो अब कह रहा है कि मान लो जो ओशन के ऊपर जो क्लाउड्स हैं या फिर जो आसमान में जो क्लाउड्स हैं, तो वहां पर जो क्लाउड्स
ऐसा लग रहा है कि शाखा में बंधे हुए हैं। अब चूंकि ये लूज क्लाउड थे और हवा की धारा बहुत तेज बह रही थी, जिसके कारण क्या हुआ, उस हवा ने, वेस्ट विंड ने क्या किया, जो ओशन की बग थी, जो हेवन की बग थी, वहां से इसको हिला दिया, शुक कर दिया, और वहां से ये टूट कर क्या हुए, उसके साथ में शेड होके चले गए। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? यस और नो? यस सर। ये सर टेंगल वर्क का मीन्स कर क्या लिया यहाँ पे? अरे भैया ये लो टेंजल समझ लो, ये ऐसे 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 ऐसे, ये लो टेंजल हो गए, ठीक है? बात समझ में आई? नहीं आई? अरे जो सीधे सीधे ना हो यार, ऐसे ऐसे करके समझो यार, ये समझ गया सर। ठीक है? सर उलझने को टेंगल। जी अब तो कहते बच्चों वाले एकदम पढ़ाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो जब अब बादल वहां से तो चले गए, ओशन के ऊपर से बादल शेड हो गए, हेवन से भी बादल शेड हो गए, तो क्या होगा? अब इन क्लाउड्स को क्या बोला है? एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। ये क्या है? ये जो वेस्ट विंड है बेसिकली क्या है, ये एंजल है रेन की बेसिकली, क्योंकि ये क्लाउड्स को शेड करके लेके आई है, और लाइटनिंग की, ठीक है? तो वेस्ट विंड इज एंजल, ठीक है, ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। बेसिकली एंजल का मतलब आप समझिए, ये जो क्लाउड जो शेड करके आए हैं, ये वो वाले एंजल्स हैं, ठीक? मतलब ये क्लाउड जो वो एंजल्स है, लेकिन बेसिकली बात करें तो एंजल जो यहाँ पर पोएट रेफर कर रहा है वो है वेस्ट विंड, क्योंकि वो इन क्लाउड्स को शेड करके लेके आ रही है। इसी कारण से क्या हो रहा है कि आसमान में कमोशन सा क्रिएट हो रहा है, वहां पर लाइटनिंग हो रही है और बारिश भी बहुत तेज होने लगती है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई आपको? यस सर। जी सर। वेरी गुड, अब आगे समझिए। अब इन नीचे लाइंस का अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी लंका लग सकती है और आपके ऊपर से बाउंस मार सकता है, इसलिए समझिए। तो अब क्या हुआ, देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ thine airy surge like the bright hair uplifted from the head। अब आप समझिए, पहले तो आप इन एरी सर्ज का मतलब समझ लीजिए। एरी सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बेसिकली लहर, यानी कि वेव्स, और एरी का मतलब आप हवा में जो वेव्स है वो। हवा में मतलब क्या, देखो ये जो बादल है, बादल में क्या है कि हवा में जो स्ट्रीम बह रही है, वेस्ट विंड की जो मतलब स्काई में जो स्ट्रीम बह रही है, इस तरीके से समझिए। ये एक मान लो यहाँ से हवा जो है वो रन कर रही है यहाँ से, इसके ऊपर मान लो इस तरीके से ये क्लाउड वगैरह ये बने हुए हैं, ठीक है? तो ये कैसे लग रहे हैं, देखो यहाँ लिखा है देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पर ये बह रही है, और यहाँ पर चूंकि ये स्काई में है तो स्काई का सरफेस ब्लू है, ब्लू इस सरफेस पर सब क्या है, क्लाउड्स वगैरह स्टेबल हैं, मतलब छाए हुए हैं। कैसे छाए हुए हैं? जैसे कि लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, जैसे कि जब स्त्रियां अपने बालों को सुखाने के लिए बैठती हैं तो अपने बालों को पीछे से उठाती नहीं ऊपर के लिए, महिलाएं अच्छी तरीके से समझ सकती हैं, समझ रहे हैं? तो क्या होता है, उनके जो बाल हैं उनके चेहरे को पूरा ढक लेते हैं, समझ रहे हैं? उसी तरीके से क्या हुआ कि जब हवा चली तेज, इससे क्या हुआ कि पूरे के पूरे जो ब्लू सरफेस था वहां पर इस सारे के सारे जो क्लाउड्स हैं वो फैल गए। जिस तरीके से जब कोई एक स्त्री अपने बालों को सुखाने के लिए अपलिफ्ट करती है और उसके बाल जो है वो सामने चेहरे को ढक लेते हैं। गॉट इट और नॉट? जी सर। यस सर। जी सर। कोई डाउट है? सर डाउट है कोई? सर बताओ। एरी सर्च का मीनिंग सर एक बार पूछना है, एरी सर्च। मैंने बोला मैम, एक बार और समझ लीजिए। ये इसका ये मान लो यहां से वेस्ट विंड फ्लो कर रही है, ठीक है? यहां से है। अब यहाँ इसके ऊपर ये सब यहाँ पर बादल वगैरह बने हुए हैं आसमान में, हवा को जमीन में थोड़ी ना चलेगी, चलेगी स्काई में, समझ रहे हैं? तो ऊपर जो बह रही है यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर बादल इकट्ठे हो गए हैं, जिससे क्या हुआ, इसके ऊपर जो ब्लू सरफेस था स्काई वाला वो क्या हो गया, कवर्ड हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से जब कोई एक कन्या अपने बालों को अपलिफ्ट करती है फ्रॉम द हेड, अपने सिर से, और जब वो बाल उठाती है जिससे उसका चेहरा पूरा ढक जाता है, इन द सेम वे जब ये हवा चली तो क्या हुआ कि जितने भी क्लाउड्स थे, ठीक है, वो सारे के सारे जहां से जो एयर, जहां पर एयर की जो वेव्स फ्लो हो रही हैं वहां पर
क्लाउड जो है वो कलेक्ट हो गया, जिससे क्या हुआ, ब्लू सरफेस जो है बेसिकली कवर्ड हो गया। ये पॉइंट यहाँ पर कहना चाह रहा है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए भी? हाँ जी सर। हाँ, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, आप जल्दी बताएं, आगे तो आगे बढ़े फटाफट। आ गया सर, आगे बढ़िए सर। हाँ, अब यहाँ पर वो महिला कौन सा है ये समझ लीजिए। वेरी गुड। अब आप महिला समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप एक देवता को देख रहे होंगे, मीनाड। इनके विषय में 2 फैक्ट मैं आप बता रहा हूँ, उनको आप नोट जरूर कीजिएगा, हो सकता है हमारा एक्सपर्ट यहाँ से क्वेश्चन बना ले। बेसिकली अगर मैं बोलूँ देहाती भाषा में, ये वुमेनाइजर है, पक्का वाला एकदम वुमेनाइजर है। अब वुमेनाइजर का मतलब मत पूछना, ठीक है। और अगर वैसे बोले लिटरल मीनिंग, तो ये ग्रीक गॉड है, और एक गॉड किसके हैं, वाइन के हैं, ये आपको नोट करना है। एक गॉड किसके हैं, वाइन के हैं, ठीक है। मतलब लेकिन अब चूंकि क्या है, ये बेसिकली ये फीमेल फॉलोअर हैं, तो इनके जो बड़े बड़े बाल वगैरह हैं, वैसे जो वीमेन्स एक्टिविटीज करती हैं वो ये भी करना पसंद करते हैं, ठीक। तो अब आप समझिए, इतनी बात आपको क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? चलो, यस सर। अब यहाँ लिखा जी ना, सर। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड, किसके हेड से, ऑफ सम फायरसी मीनाड। किसके बालों की बात कर रहा है, जिस ऐसा लग रहा हो कि मीनाड ने अपने बालों को, ठीक है, अपलिफ्ट कर दिया हो, समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो उसी सर तरीके से, हाँ बोलिए प्लीज। सर कई बच्चे परेशान हैं क्लास में, बार बार मैसेज आ रहा है, उनको वो आने दीजिए एडमिट कर मैम, लीजिए। नहीं कोई अच्छा। एडमिशन नहीं होने वाला, कोई एडमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी ये लोग बिल्कुल लापरवाह वाहियात किस्म के ये लोग हैं। हमें बिल्कुल इरिटेशन होने लगता है इन सब चीजों से। जब ठीक 6 है दिन सर। पहले, मतलब 4-5 दिन पहले मैंने वहां डाल दिया है, आप नहीं कर पा रहे हैं, एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हमारी थोड़ी ना मिस्टेक है। नहीं आ पा रहे तो मत आइए आराम से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ओके। ये किसके बालों की बात कर रहा है, आपको याद रखना चाहिए, मीनाड की बालों की बात कर रहा है। वो भी कहां पर बैठे हुए हैं, इवन फ्रॉम द डिम वर्स ऑफ द होरिजन टू द जेनिस हाइट। ऐसा लग रहा हो जैसे, देखिए मतलब जैसे कहीं पर एक हॉरिजन वगैरह होगा, कोई माउंटेन वगैरह है, वहां पर उसकी हाइट पर बैठे हुए हैं, और वहां पर से ये अपने बालों को जो है अपने सिर के आगे कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या लग रहा है, द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, वैसे लग रहा है कि, जैसे अब मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चराइजेशन के द्वारा समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। जैसे ये मान लो, ये मान लो कोई माउंटेन वगैरह होगा। अब माउंटेन के पास से यहाँ से बड़े बड़े से बादल वगैरह जो हैं वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा लग रहा हो कि मीनार ने अपने बालों को जो है एकदम मतलब अपने सिर के आगे से डाल दिया हो, समझ रहे? तो क्या कहना मतलब है कि पूरा अंधकार सा छा गया हो। तो वहीं पर पोएट कह रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इवन फ्रॉम द डिम वर्स, यहाँ तक कि डिम वर्स का मतलब होता किनारा, ऑफ माने का, हॉरिजन मतलब कोई एक पार्टिकुलर आप जोन समझ लीजिए, वहां पर से टू द जेनिथ हाइट, कोई चोटी होगी उसकी भी ऊंचाई पर से, द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, किसके किसके लॉक्स दिखाई पड़ रहे हैं वहां उस हाइट से आते हुए, स्टॉर्म के, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि उस जेनिथ हाइट से कोई स्टॉर्म आ रहा हो, मतलब काले काले से बादल वगैरह वहां पर बन रहे हैं। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उस जगह पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मीनाड ने अपने बालों को, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डाल दिया हो, अपने सिर से अपलिफ्ट कर दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वहां पर वेस्ट विंड फ्लो कर रही है, जिसके कारण क्या हुआ है कि जो क्लाउड थे वो वहां पर सब क्या हुए, सब मतलब जमा हो गए वहां पर आके, और जिससे वहां का एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, एकदम डार्क सा हो गया। प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। इतनी बात समझ में आई आपको? तो उस जेनिथ की हाइट से ऐसा लग रहा हो कि कोई, प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। महविश मैम आपसे बोल रहे हैं। मेरा बंद है मैम। जी, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि, प्लीज म्यूट योर मैम माइक। महविश मैम आप चेक करिए, आपका ही ऑन है। नहीं मैम मेरा बंद है। देखिए, जब मैं कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूं तो आप लोग बीच में क्यों माइक ऑन करते हैं?
इट्स वेरी इरिटेटिंग। एक तो इतनी टफ पोएम है, मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में भी 2-4 बार मैं बताता हूं, तब जाके आपको समझ में आता है। और फिर से इतना बताया, फिर से वही चीज पीछे से बताएंगे, तो एक पोएम को हम करीब 2 दिन में खत्म कर पाएंगे जाके। समझने की कोशिश नहीं करते बीच में आप लोग, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आप ऑन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब इरिटेशन नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि मान लीजिए कोई होरिजन वगैरह है, वहां पर से उस जेनिथ की हाइट से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्टॉर्म के लॉक्स जो है, मतलब जटाएं जो है वहां से आ रही है। अब स्टॉर्म की कोई जटाएं थोड़ी ना वहां से आएंगी कि भैया तूफान की भी कोई जो भैया जटाएं होती हैं, बालोल होते हैं, ऑब्वियसली नॉट। तो मतलब क्या है कि वहां पर ऐसा लग रहा है जेनिथ की बहुत सारे काले काले घने से बादल छा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, वहां पर एरी सर्च पर जहां पर वेव फ्लो कर रही है, वहां पर सारे क्लाउड्स जमा हो गए हैं आके, इसलिए वहां पर सब अंधेरा सा छा गया है। और समझ, उसने पूरे एटमॉस्फेयर को, पूरे ब्लू सरफेस को कवर कर लिया है। गॉट इट और नॉट? यस सर, यस सर। जी सर। चलो, वेरी गुड। अब थोड़ा फटाफट समझ लीजिए। अब यहाँ पर पोएट ने बोला है कि दाउ डर्स ऑफ द डाइंग ईयर। अब पोएट ने यहाँ पर बोला है कि तुम जो हो वो डर्स हो। डर्स का मतलब आप जानते हैं, किसी की डेथ पर, स्पेशली फ्यूनरल पर गाया जाने वाला सॉन्ग होता है डर्स, तो उसको डाइंग ईयर का डर्स बोला है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट द पोएट कॉल्ड वेस्ट विंड ऑफ द डाइंग ईयर। क्या उसको बोला है? सिस्टर बोला है ना, या फिर मेट बोला है, या फिर डर्स बोला है, क्या बोला है? तो आपका आंसर होगा वहां पर डर्स बोला है पोएट ने, ठीक। और किसकी ये डर्स है? डाइंग ईयर की। अच्छा, डाइंग ईयर का डर्स क्यों बोला है, क्यों ऐसा बोला है, तो आपको समझ में आएगा इन लाइंस में। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, क्योंकि ये जो अभी रात हो रही है, विल बी द डोम, ये डोम हो जाएगा ऑफ अ वास्ट sepulchre vaulted with all the congregated might। क्यों ऐसा बोला है? तो इस चीज को समझिए, तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पर एक पिक्चराइजेशन कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पोएट कह रहा है कि मान लो ये हमारा स्काई है, ठीक है, ये हमारा स्काई है। अब स्काई में, अब आप जानते हैं, जैसे मान लो, पहले आप एक सीधा सा सिंपल समझिए, जैसे मान लो ये किसी बंदे की कब्र है, ठीक है, ये किसी ग्रेव है। अब उस ग्रेव के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, ये ऐसा मकबरा सा खड़ा कर देते हैं, डोम बना देते हैं। बना देते हैं कि नहीं बना देते हैं? हाँ या ना? जी सर। तो यस सर। इससे क्या होगा कि भाई, इससे ये मालूम रहता है कि भाई यहाँ पर कोई बंदा जो है वो नीचे है, उसको लोग उसके टॉम को देखकर उसको समझ पाएंगे। मतलब किसी के रिस्पेक्ट में मोनुमेंट बनाना, वही टॉम होता है, टॉम होता है या डोम हो सकता है, मतलब गुम्बदाकार। तो अब यहाँ पर इस चीज का मतलब क्या बोल रहा है? तो पोएट बोल रहा है कि देखो, ये जो सारे क्लाउड जो हैं, ये जो क्लाउड जो है वो बादल में इकट्ठे हो रहे हैं इस तरीके से, मतलब आसमान में इकट्ठे हो रहे हैं। ये कैसे वर्क करेंगे? एक डोम के जैसे। डोम कैसे? मतलब ये जो नाइट हो रही है, जो डाइंग ईयर है, समझ रहे हैं, जो साल जो खत्म हो रहा है, ठीक है, और नाइट आने वाली है, तो इस नाइट के जो है वो ये डोम है। जिस तरीके से किसी कब्र पर एक डोम को हम खड़ा कर देते हैं उसके मोनूमेंट के लिए, उसी तरीके से ये जो वेस्ट विंड है ये कारण बन गई है, ठीक है, इस नाइट के ऊपर डोम क्रिएट करने का। और ये जो नाइट है वो डाइंग ईयर है, उस डाइंग ईयर के लिए डोम क्रिएट कर रही है वेस्ट विंड। तो यहाँ पर आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा पोएट क्या बताना चाह रहा है। तो बोल रहा है टू विच दिस क्लोजिंग नाइट, आज ये जो रात खत्म हो रही है, जो डाइंग ईयर है और इसकी जो आज रात खत्म हो रही है, विल बी द डोम, ये डोम बनेगा ऑफ वास्ट सेफल्कर। सेफल्कर का मतलब होता है एक बड़ा सा मकबरा, एक मकबरे के ऊपर ये एक डोम के जैसे काम करेगा। बाउल्टेड, जो उठा होगा, उभरा होगा, विद ऑल द कांग्रीगेटेड माइट। कांग्रीगेटेड का मतलब जो तुमने इकट्ठा किया है, माइट का मतलब अपनी ताकत से, मतलब जो तुमने बादल वगैरह और जो तुमने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है आसमान में, समझ रहे हैं, दैट विल बी लाइक अ डोम एज वी मेक एनी डोम, right, on anybody's grave. In the same way, the atmosphere which you have created in the sky, which type of atmosphere has been created by the west wind? All the types of, we can say, all, a dark clouds were gathered nearby that zenith's height, and from where it looks like that the storm is going to approach, and whole atmosphere converted into night one. When you will see in the sky, then you will find out a big clouds are above your head. In
as in the same way, when you find out there is any kind of dome which was bolted, which was erected over the grave, in the same way, this type of atmosphere will be the sepulcher or a dome, right, of this closing night. बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये फिर से बताऊं मैं. Do you understand, or I have a need to explain you again in a very Hindi? बताइए, हिंदी बताओ एकदम. Yes, sir. Totally understand. जिसको समझ में नहीं आया जल्दी बताइए, समय हो गया हमारा है. आया सर समझ में. चलिए, तो अब आप समझिए, एक एटमॉस्फेयर सा क्रिएट हो गया है. यहाँ पर समझिए, ये मान लो ये हमारा लैंड है, और इस लैंड के ऊपर ये क्लाउड काले काले से ये गुंबद की तरह बन गए हैं. ठीक है, समझ रहे हैं? अब जब ऊपर बन गए तो क्या होगा? तो यहाँ पर समझिए, यहाँ लिखा ना, which this closing night will be the dome, ये डोम बन जाएगा ऑफ अ सेफल्कर, मकबरे का जो बोल्ट माने उठाया गया है, विद माने साथ में, आल माने सारे, दाई माने तेरे, कांग्रेगेट माने, कांग्रेगेट मतलब इकट्ठी की हुई, माइट माने ताकत से, तुम्हारी पूरी ताकत से इकट्ठे किए गए जो है ना, ये सब एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हो गया है. और मतलब वहां पर गैदर्ड कौन चीज हुई है? क्लाउड्स. और ये क्लाउड कैसे? ऑफ वेपर, ये वेपर के बने हुए हैं, इसमें भाप है ना. एंड फ्रॉम हुज सॉलिड एटमॉस्फेयर, और जिसका सॉलिड एटमॉस्फेयर क्या करेगा? ब्लैक रेन लेके आएगा, फायर लेके आएगा, एंड हेल विल बर्स्ट. समझ रहे हैं? तो वहां से क्या होगा? बारिश होगी, आग बरसे, आग थोड़ी ना, मतलब लाइट चमकेगी वहां से, और बहुत तेज से क्या होगा? ओले भी गिरेंगे. जब आपके सिर के ऊपर इतने घने घने से मतलब बादल बन गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि कोई स्टॉर्म आने वाला है, तो बेसिकली इसीलिए बोल रहा है, वो एटमॉस्फेयर आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से कवर के ऊपर एक डोम बना देते हैं, इन द सेम वे ये जो आज की रात है, समझ रहे हैं, इसके लिए एक एटमॉस्फेयर में वेस्ट विंड ने एक डोम सा क्रिएट कर दिया. वो डोम किसका है? क्लाउड्स का, बिल्कुल घने घने से काले काले से बादल है. ठीक है, और ये क्या लेके आएंगे? ये बारिश लेके आएंगे, लाइटनिंग लेके आएंगे, और ये क्या लेके आएंगे आपके लिए? हेल्स भी लेके आएंगे. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर, क्लियर. जी सर. चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही. अगले के जो कुछ स्टेंजर्स बचे हुए हैं वो हम लोग कल उनको समझेंगे. आई होप आपको जो चीजें बताई गई होंगी वो क्लियर हुआ होगा. So thank you sir. यू मोस्ट. Thank you sir. थैंक यू सर. चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you sir. नमस्ते. नमस्ते. थैंक यू सर. Kindly give your feedback. How was the session on this particular app? Okay, जरूर दीजिएगा ताकि हम समझें कि कितना सफल रहा कितना नहीं. चलिए, थैंक यू सो मच. Thank you so much for being with us in today's session. Let's see you tomorrow. Take care and have a great day. Welcome.